हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी से रिलेटेड ये वीडियो है। और दोस्तों, आज हम इसमें बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाया गया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा, जो कि 2015 में। उसी पेपर को हम दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे और देना चाहता हूँ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिविल जज जो कि 2012 का पेपर है, उसको भी मैंने इसी अपने YouTube चैनल पे कंडक्ट करवा दिया है। आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट से उसको भी वॉच कर सकते हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ सिविल जज जो प्रारंभिक परीक्षा है 2014 का, उसको भी मैंने इसी पे कंडक्ट करवा दिया है। आप चाहेंगे तो उसको भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, अगर हम उस प्रीवियस ईयर पेपर को अगर वॉच करके एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ पे हमको डेफिनेटली 2-4 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसमें मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो हमारे लिए यहाँ पर ये प्लस पॉइंट हो जाता है साथियों। और आपके लिए मैंने कोर्ट फीस एक्ट को भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे लिया है। आप चाहेंगे तो उसको भी वॉच कर सकते हैं। और साथ साथ में द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 का है, इसको भी मैंने इसी अपने यूट्यूब चैनल पे लिया है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का जो छत्तीसगढ़ का है, उसको भी मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपने कंडक्ट करवा दिया। तो दोस्तों, आज जो हमारा टर्म है लेने का, वो हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर, और वो भी प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, तो आप लॉ विथ रोनित चैनल को जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। इसका PDF एज यूजुअल आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने ये है 2015 का पेपर। ये वही पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा कराया गया था। वही पेपर है जो प्रीवियस ईयर पेपर जिसको कहा जाता है, वही प्रीवियस ईयर पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये 2 आवर्स के ये जो पेपर होते हैं, 2 घंटे के ये पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के द्वारा। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है कि यहाँ पे हमको टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम दिया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एनालिसिस करने की बारी ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहा है। क्या जो इनके लोकल लॉ है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्या इनके कोर्ट फीस एक्ट से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं? क्या इनके रेंट कंट्रोल एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मीन्स कि आपको एनालिसिस करते हुए चलना है और देखते रहना है कि हाँ, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहा है। क्या मेजर एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट से क्या यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, कि इन पार्ट से सेक्शन क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं? तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 कब से लागू किया गया? तो दोस्तों, ये हर एक स्टूडेंट को मालूम होगा कि हाँ, ये हमारा जो लागू किया गया था 1862 से भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। दोस्तों, इसके ड्राफ्टमैन के भी बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ, इसको ड्राफ्ट किसने किया गया था। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा, फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था इंडियन पेनल कोड को। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो देना था, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं के प्रति क्रूरता करने के लिए सजा का प्रावधान करती है? अब कौन सा ऐसा धारा है जो कि महिलाओं के प्रति अगर क्रूरता किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है 498A जो है, उसी में क्रूएलिटी के बारे में डिफाइन किया गया है। अगर किसी हस्बैंड के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा अगर अपनी महिला के ऊपर क्रूएलिटी किया जा रहा है, तो इसमें क्या कर सकती है? वो ऑफेंस को रजिस्टर करवा सकती है, केस दर्ज करवा सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ कि हाँ, हमारा पति हमारे खिलाफ क्या कर रहा है? क्रूएलिटी कर रहा है। तो दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रख दिया हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सभी IPC से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A किसके लिए सजा निर्धारित करती है? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे UPPCSJ के एग्जामिनेशन में भी आया था, और मैं कहूँगा कि इसी का मॉडिफिकेशन रूप हमारे UPPCSJ के एग्जामिनेशन में आया था, जो कि अभी उसका पेपर हाल ही में 12 तारीख को कंडक्ट करवाया गया। तो आप मिलाते रहिए कि कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या अगर इस जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या नेक्स्ट स्टेट में अगर हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो क्या ये क्वेश्चन वहाँ पे रेलिवेंट होगा? जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ को यहाँ पे हम एनालिसिस करने के लिए आए हैं। क्वेश्चन तो आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जो एनालिसिस का पॉइंट होता है वो आप कहीं और कभी भी नहीं कर सकते। ये आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार प्रीवियस ईयर पेपर पे फोकस्ड कर रहा हूँ। तो इसको किसके लिए किया जाता है? तो ये राजद्रोह के लिए, सेडिशन के लिए। अगर आप सेडिशन कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, तो आपको 124A में के अंतर्गत आपको पनिशेबल किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात किया जा रहा है। मीन्स कि राजद्रोह, जिसको इंग्लिश में सेडिशन कहते हैं, सेडिशन के लिए आपको, अगर आप
कोई भी सेडिशियस वर्क कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ तो आपको इसमें सेडिशन के तौर पे आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया। दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे लाइक जरूर लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमारा जो होता है हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट जो करते हैं, कमेंट करके बताते हैं, जैसे काफ़ी लोगों के द्वारा कमेंट करके बताया गया कि जो आपने यूपी पीसीएसजे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमको शेयर किया था, जो भी चीज़ें आपने हमको बताई थी, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं। हमको भी सुन करके बहुत अच्छा लगा, कि जान करके बहुत अच्छा लगा कि नहीं, जो मैं दे रहा हूँ मटेरियल जो दे रहा हूँ वो रेलिवेंट मटेरियल आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, यहाँ से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जितना भी हो सकेगा उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको मैं शेयर करने का, कन्वे करने का कोशिश करूँगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारतीय दंड संहिता की कौन से संशोधन के रूप में दर्शकारिता मीन्स की वॉयरिज्म को अपराधीकरण प्रदान किया गया? तो ये कब इसका अमेंडमेंट हुआ था? देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है कि कब इसको अमेंडमेंट किया गया था, और अमेंडमेंट करके 354 में ये कहाँ पे ऐड किया गया था? तो 354 आईपीसी के सेक्शन 354 में इसको ऐड किया गया। सिर्फ यही 354 में ए, बी, सी और डी, ये चारों चीज़ को 354 के अंतर्गत ऐड किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। मीन्स कि 2013 में इसको अमेंडमेंट करके इसको इन चारों को डाला गया था। ये तो वॉयरिज्म की बात यहाँ पे बता दी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साथियों। यहाँ पर देखिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति क्या एक अपराध नहीं है? अब इसमें से क्या जो होता है एक अपराध के अंतर्गत नहीं आता है? द्विविवाह अपराध है, दंगा करना अपराध है, शरारत करना अपराध है, लेकिन वैवाहिक बलात्कार करना ये अपराध नहीं है। ये हमारे लिए जो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आ गया है, हमारे अभी कानून में लागू नहीं किया गया है मैरिटल रेप। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा 2015 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ जुडिशरी में कि क्या जो मैरिटल रेप है, जो वैवाहिक बलात्कार है, क्या वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है? जी नहीं दोस्तों, अभी इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया गया। जब तक हमारे लॉ में, हमारे एक्ट में अगर किसी भी प्रकार का प्रोविज़न नहीं बनाया जाता है तब तक हम उसके लिए कोई भी पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते। अगर कानून हमको, पार्लियामेंट हमको अगर किसी भी प्रकार का अगर इसके लिए पनिशमेंट निर्धारित करके देता तो हम इसको ऑफेंस मानते हैं। इसके लिए कोई भी नहीं बताया गया तो हम इसको अपराध नहीं मानेंगे, वैवाहिक बलात्कार को, मीन्स की मैरिटल रेप को। आप यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चोरी सिद्ध करने के लिए भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? अगर चोरी हमको सिद्ध करना है तो इसमें से क्या आवश्यक नहीं है? बेईमानी आवश्यक है, संपत्ति का हस्तांतरण मीन्स की संपत्ति को फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर कर लेना वो आवश्यक है, और उसके बाद से सामान्य उद्देश्य, ये सामान्य उद्देश्य की जो बात कर रहा है दोस्तों, ये सेक्शन नंबर 34 की बात कर रहा है, ये कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की कोई आवश्यकता होती ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर सी ही बात कर रहा है कॉमन इंटेंशन से। जो हमारा फिर यहाँ पे चल संपत्ति दिया तो ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ही होगा कि इसके लिए एक घटक नहीं है। देखिए निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है तो आपको यहाँ पे क्या देना है? सामान्य उद्देश्य मीन्स की कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चोरी के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे चोरी के एलिमेंट्स में फॉल नहीं करता। जब आप चोरी के एलिमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चोरी का क्या क्या एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की साथियों हम बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए निगेटिव में अब क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का ट्रेंड आ गया वो निगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे नहीं लेना चाह रहा है, वो बस निगेटिव क्वेश्चन नहीं है नहीं है नहीं है। अब बच्चे देखते हैं कि अरे ये है, फटाक से आंसर मार्क करते हैं और फिर अपना नंबर डिडक्ट करा लेते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन फ्लुएंटली पढ़ना और साथ साथ आपको देखना है कि क्या कहीं नहीं तो करके नहीं दिया है, तो इसी चीज़ को आप फोकस रहना है। 7 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, एक दंगे में न्यूनतम 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, तो ये नहीं होता है, कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी करता है या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो इसे किस तरह की बात कही जाएगी? तो ये किस प्रकार की बात कही जाएगी? अगर वो गलत तरीके से कर रहा है तो उसको बेईमानी से कहा जाएगा कि मीन्स कि उसने फ्रॉडुलेंटली इस चीज़ को कर लिया है। जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आईपीसी का तो उसमें आपको डेफिनेशंस क्लॉजेस दिए हैं, तो उसी डेफिनेशन में आप सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, तो वहाँ पे आपको फ्रॉडुलेंटली के बारे में बात किया जा रहा है। सेक्शन नंबर 23 में, 24 में, 25 में ये सभी चीज़ें आपको एज यूजुअल लाइन से मिल जाएंगी। डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की। तो देखिए 8 क्वेश्चन दोस्तों आपका आईपीसी से था, अब यहाँ पे आपका जो आ गया क्वेश्चन वो सीपीसी से आ गया है।
सीपीसी की धारा 51 के अंतर्गत एक डिक्री के निष्पादन को लागू करने के एक तरीके में से कौन नहीं है। अब कौन सा ऐसा तरीका है जो कि इसको लागू नहीं कर सकते, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। एक आयोग नियुक्त करने के द्वारा, एक आयुक्त नियुक्त करके इस डिक्री को लागू नहीं कराया जा सकता है। जहाँ पे जैसे डिक्री होता है वैसे उसको दे दिया जाता है, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको एग्जीक्यूट कराने का कार्य करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया है कि इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट है हमारा। देखिए, एक तरफा पारित मूल डिक्री के एक अपील की जा सकती है। क्या इसकी अपील की जा सकती है? सही बात है। बी वाले में कह रहा है साथियों कि पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित किसी भी डिक्री को कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अगर पक्षकार सहमत है तो हमें नहीं कराना है। थर्ड में बात कर रहा है कानून को चुनौती पर कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो हमारा दोस्तों इसका जो 10 का करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसी की बात ये कर रहा है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सीपीसी की धारा 115 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को क्या अधिकारिता है? संशोधन करने की, समीक्षा करने की, संदर्भ करने की, किसी भी आदेश को बदलने या पलटने की। तो दोस्तों मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये लोक सेवा आयोग जो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा आयोग है, इस प्रश्न को उन्होंने गलत माना था, इसीलिए उसका इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया है। इसके लिए उन्होंने स्टार लगा के रखा है। अभी मैं लास्ट में, आप बने रहिएगा, मैं आंसर की भी इसी PDF में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मिला सकते हैं कि वहाँ पे साफ साफ लिखा है लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को गलत माना गया है, इसीलिए मैं इसका कोई आंसर नहीं आपके सामने रख रहा हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर देखिए निगेटिव क्वेश्चन आ गया, कौन सा कथन इसमें गलत है। गलत कथन के बारे में बात कर रहा है, तो दोस्तों हमारा जो गलत कथन है वो बी वाला है। समन की कार्यवाही वकील द्वारा हस्ताक्षर की गई समन की एक प्रति पेश करके दी जानी चाहिए, ये बात गलत है। पहला हम देखते हैं, जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं, समन की कार्यवाही प्रत्येक अभियुक्त पर की जानी चाहिए। सी वाले में बात कर रहा है अभियुक्त के लिए समन की कार्यवाही उसके नौकर पर नहीं की जा सकती है, जाहिर सी बात है नौकर से नहीं की जा सकती। डी में अभियुक्त समन प्राप्त करने के लिए एजेंट को अधिकार दे सकता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन बी जो है इसका वो गलत ऑप्शन था। डी वाला इसका जो इसका बी वाला था 12 का बी वाला, यही गलत ऑप्शन है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे दे रहा है सीपीसी का क्रम 15 आदेश किस बारे में बात करता है। मीन्स कि जो ऑर्डर नंबर 15 है वो किसके बारे में बात करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहली सुनवाई के मुकदमे के निपटारे के लिए, फर्स्ट हियरिंग के लिए बात करता है, पहली सुनवाई के मुकदमे के निपटारे के लिए बात करता है। एज यूजुअल इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इन डेप्थ में ये छत्तीसगढ़ जुडिशरी नहीं जा रहा है दोस्तों। आपको एक रेंज लर्न करके रखना पड़ेगा कि किस रेंज में किस सेक्शन से किस सेक्शन तक क्या फॉल कर रहा है। जैसे बर्ड व्यू हम लोग पढ़ते हैं तो बर्ड व्यू के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो पढ़ाई करने का जो ट्रेडिशनल मेथड था वो अब चेंज हो रहा है। अब हमको दादाजी टाइप हम बन के पढ़ेंगे नहीं, हम सीरियस होकर हमको बहुत पढ़ना नहीं है, हमको स्मार्टली पढ़ना है और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हमको हासिल करके पढ़ना है, तभी हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा, वरना हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वो कॉज करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, किस आधार पर स्थगन नहीं दिया जाएगा। फिर नेगेटिव, स्थगन नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। पक्षकारों का अधिवक्ता अन्य अदालत में व्यस्त है तो उसको स्थगन नहीं दिया जा सकता है। पक्षकारों का अधिवक्ता अन्य अदालतों में अगर व्यस्त है तो उसको इस प्रकार का स्थगन नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, एक डिग्री कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बार बार लगातार ये जितना भी सीपीसी से क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें लगातार ज़्यादातर 2015 में इन्होंने निगेटिव क्वेश्चन पूछा था कि कौन नहीं है। तो आपको उन तीनों फैक्ट को जानना पड़ेगा, जो है जो नहीं है उसको, तो तभी तो आप क्लियर कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो आपको इन सभी चीज़ों पे फोकस्ड होकर के रहना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी है। अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी का आदेश, यही जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही गलत है। बाकी एक अभियोजन की अस्वीकृति है। सीपीसी की धारा 144 के अंतर्गत किसी भी सवाल का निर्णय निर्धारण, ठीक। उसके बाद से डी वाले में बताया निर्णायक अधिनिर्णयों जो मुकदमे में विवाद के सभी या किन्हीं मामलों से संबंध पक्षकारों के अधिकार का निर्धारण करता हूं, उससे रिलेटेड बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सीपीसी की धारा 21 के साथ संबंधित है। अब धारा 21 के साथ इनके क्या संबंधित है, तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। आर्थिक और क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित है। मीन्स की जो आर्थिक जो पिक्यूनरी मैटर से रिलेटेड है और जो टेरिटोरियल मैटर से रिलेटेड है वही आर्ट सेक्शन नंबर इनके 21 से कोरिलेट करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में दे रहा है प्रतिफल गैर कानूनी होता है। जो प्रतिफल होता है, जो कंसिडरेशन होता है वो गैर कानूनी होता है। ये बात हमारा जो आंसर इसका होगा वो डी करेक्ट बता रहा है। यदि एक सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और यदि वह न्याय के विरुद्ध है तो वो क्या माना जाएगा, वो प्रतिफल उसका जो होगा, वो कंसिडरेशन जो होगा वो गैर कानूनी कंसिडरेशन माना जाएगा। और कंसिडरेशन हमको डिफाइन कहाँ किया गया है, हमको 2D में डिफाइन किया गया है, इंडियन
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमको कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक व्यक्ति जो किसी अन्य का सामान पाता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो अगर किसी का सामान पाया जाता है, अगर वो ले लेता है तो किसकी जिम्मेदारी, कैसी जिम्मेदारी माना जाएगा, तो वो बेली के तरफ पे जिम्मेदारी माना जाएगा कि हाँ आप बेली के तरह से आपने उस सामान को लिया है तो आपको बेली माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जा सकता है। 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। भविष्य की लेन देन से संबंधित ये मामला है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे निगेटिव फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन इसमें गलत है। तो 20 का जो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो कोई आंसर नहीं दिया गया क्योंकि आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन में भी एम्बिग्यूटी पाया गया था और इस एम्बिग्यूटी को पाने की वजह से इसमें आयोग ने इस क्वेश्चन को ही निरस्त कर दिया था 2015 में और इस पे भी स्टार लगा करके रख दिया था, इसीलिए हम इसको डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। दोस्तों अभी आंसर की मैं आपके सामने रख दूंगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जहाँ व्यक्ति पारस्परिक रूप से वादा करते हैं कि सबसे पहले काम करेंगे जो कानूनी है और दूसरे विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अन्य काम करेंगे जो गैर कानूनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। वादे का पहला सेट अनुबंध है और दूसरा सेट अमान्य समझौता है। तो इसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आकस्मिक समझौते करें या न करें यदि एक असंभव घटना घटित होती है। तो जो 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अमान्य है यदि घटना की असंभाव्यता पक्षकारों के ज्ञात हो या ज्ञात हो कि वो अब इसे बनाया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड ये बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 नंबर वाले क्वेश्चन में बात कर रहा है एक प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जा सकता है। जो प्रस्ताव है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। निगेटिव कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे दे रहा है तो किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसी स्वीकृति का संचार पूर्ण करने के बाद इसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 170 किससे संबंधित है। धारा 170 की बात कर रहा है। ये सेक्शन पूछ दिया है किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। विशेष अधिकार से दोस्तों ये संबंधित है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे किया जाएगा मार्क। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कौन सा एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। देखिए फिर यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया कौन सा एक जो है वो सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, मीन्स की पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। एक राज्य का राज्यपाल द्वारा लिखित वसीयतनामा के रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेज ये पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। वे दस्तावेज जो कितने वर्ष पुराने हैं उनका संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 की उपधारणा से संबंधित है। अब प्रिजम्पशंस की बात की जाती है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 30 साल की जो पुरानी रिकॉर्ड होती है उसको मान लिया जाता है कि वो क्या है, वो जेन्युइन है। और इलेक्ट्रॉनिक में अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में 5 साल का माना जाता है कि हाँ 5 साल पुराना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो वो जेन्युइन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। किसी भी तथ्य के सबूत के लिए न्यूनतम कितने गवाहों की संख्या आवश्यक होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में एज यूजुअल पूछा गया था। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए होगा। किसी भी तथ्य के सबूत के लिए गवाहों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं होती है। ये बात हमको इंडियन एविडेंस एक्ट से पता चलता है और ये सेक्शन नंबर 134 आप यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा भी मिलेगा, न 3 न 2 न 4, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। आपके जब यूपी पीसीएस जे का जो 12 तारीख को भी एग्जामिनेशन हुआ है 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जा रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा। दोस्तों अगर आप इस सेशन को वॉच करते हैं तो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको इसका रेलिवेंसी पता चलेगा और ये आपके लिए उतना ही रेलिवेंट है जितना कि आपका यूपी पीसीएस जे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के लिए एक अपवाद है। धारा 23 के लिए एक अपवाद है साक्ष्य अधिनियम के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 वाले का, इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत ये बातें जो होती हैं वो अपवाद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। एक खुली अदालत में एक गूंगे गवाह द्वारा दिया गया सबूत कौन सा गवाह माना जाएगा। तो दोस्तों एक मौखिक साक्ष्य के रूप में उसको माना जाएगा। 29 का आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा और ये मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 119 के सेक्शन नंबर में आपको ये फॉल कर जाएगा। और ये भी हमारे यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। आप पेपर उठा करके देखेंगे, अगर आपको ये पेपर नहीं मिलता है तो आप हमारे
लॉ विथ रोनी चैनल पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे यूपी पीसीएसजे का पेपर मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। बलात्कार के मामले में कुछ मुकदमे में सहमति के अभाव का अनुमान के द्वारा उठाया गया क्या होता है? जो साक्ष्य, ये किस प्रकार का साक्ष्य होता है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के अकॉर्डिंग इसको माना जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 30 वाले का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए लिखा है कौन सा कथन गलत है। फिर यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में 2015 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, और इसी के बारे में हम ज़्यादा सतर्क रहेंगे कि हाँ किस प्रकार से वो क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं। तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। चरित्र के लिए गवाहों की फिर से जांच नहीं की जाएगी। अगर आपने एक बार उनके चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में अगर आपने जांच कर लिया, तो आप बार बार उनके कैरेक्टर के बारे में आप जांच नहीं करेंगे। यही कौन सा कथन गलत है? तो यही कथन गलत के बारे में बता रहा है। तो इसका जो मैंने करेक्ट आंसर बताया था वो सी आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो यहाँ पे दिखा है अपराधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब इसमें से किसको एक सही माना जाता है? को एक्यूज्ड के बारे में। तो इसका दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर है। एक अपराधी, एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एक सक्षम गवाह होगा, यही बात यहाँ पे सही बताया गया है। कौन सा कथन एक सही है? तो देखिए सही वाला यही है, बी वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यहाँ पे लिखा है संविधान की 10वीं अनुसूची क्या प्रदान करती है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 10वीं अनुसूची क्या प्रदान करती है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। दल बदल कानून का जो है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है, मीन्स की डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। दल बदल कानून के बारे में यहाँ पे बताया गया था। इसमें केस भी आया था जचिल्लू का एक केस आया था, उसका केस का भी हमको पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। जचिल्लू वाला केस आपको लर्न करके रखना है कि इससे जचिल्लू वाला केस आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संबंध में आधिकारिक भाषा बनाता है? अब किसको आधिकारिक भाषा बनाता है? तो ये 34 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 300 अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो हमारा देवनागरी लिपि होगा वो राज्य भाषा नहीं होगा, कंट्री का भाषा नहीं होगा, वो क्या होगा? वो आधिकारिक भाषा के रूप में बताया जाता है। कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 343 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत वो बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ZE किससे संबंधित है? तो जो 243 ZE है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपको महानगर योजना समिति से ये संबंधित है और उसी के बारे में ये प्रावधान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसी भी टिप्पणी पर सुनवाई के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो अगर भारत के न्यायाधीशों के लिए सुनवाई की आवश्यकता है तो यहाँ पे 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगा और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा? सुनवाई किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो यहाँ पे लिखा है संसदों के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे सदस्यों की संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग होगा, मीन्स की 1/10 होगा, तभी इसकी सुनवाई की जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो 38 में बात कर रहा है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनसे रिलेटेड कौन सा कथन सही माना जाता है? तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर लेख द्वारा इस्तीफा दे सकता है या अपने कार्यालय की समाप्ति के बाद अपना कार्यकाल जारी रख सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकार अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब तक कि उसकी उपस्थिति हो तब तक ये अपने कार्यालय में बैठे रह सकते हैं, मीन्स कि जब तक ये उनका उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हो जाता है राष्ट्रपति महोदय जी का, तब तक ये अपने कार्यालय में एज ये राष्ट्रपति ये वर्क करते रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। संविधान के कौन से संशोधन में संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को प्रविष्ट किया गया था? तो मूलभूत कर्तव्यों को किसमें प्रविष्ट किया गया था? तो आपका जो प्रविष्ट किया गया, हाँ रुक जाइए एक मिनट, हाँ 39 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। भारत का संविधान
किसके अंतर्गत प्रसूति राहत के प्रावधान के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है और बार बार लोग गलत करके चले आते हैं। ये आर्टिकल नंबर 42 के अकॉर्डिंग ये बात किया जाता है और ये हमारे लिए क्या है, ये एक हमारे लिए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में हमको डिफाइन किया गया है। ठीक, पार्ट 4 में हमको डिफाइन किया गया है। ठीक, आप लोगों ने यहाँ से देख भी लिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो यहाँ पे लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 85 संलग्न संपत्ति के संबंध में क्या आवरित नहीं करता है। अब इसमें क्या आवरित नहीं करता है, तो 41 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। वो पुनः विक्रय के बारे में बात नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। CRPC के अनुच्छेद 142 के तहत एक मजिस्ट्रेट को क्या जारी करने का अधिकार होता है। तो 42 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या जारी करता है, निषेधाधिकार, लंबित जांच का अधिकार यहाँ पे उसके पास होता है, वही वो जारी कर सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में बात करता है मजिस्ट्रेट कब अपने विवेकानुसार अभियुक्त को रिहाई दे सकता है। कब अपने विवेकानुसार अभियुक्त को अपने रिहाई दे सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था एग्जामिनेशन में, इसके लिए भी उन्होंने स्टार लगाया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को नहीं यहाँ पे डील करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा 263 के अनुसार शासकीय परीक्षणों में रिकॉर्ड का एक ब्यौरा नहीं हो सकता है। तो 44 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। शिकायतकर्ता का वंश के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा दोहरे जोखिम, डबल जियोपार्डी या पूर्व दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अट्रेफाइट कन्विक्शन के बारे में बात करता है। अट्रेफ हुआ कन्विक्शन की बात करता है। तो जो 45 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला होगा। ये 300 के बारे में बात करता है। 300 कि मीन्स की डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग 3 जगह पढ़ते हैं। एक तो हम लोग CPC में पढ़ते हैं जो कि सेक्शन नंबर 11 में है, एक हम लोग CRPC में पढ़ते हैं जो कि सेक्शन नंबर 300 में यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, और एक हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन नंबर 40 की बात करता है। तो ये 3 जगह आप लोग डबल जियोपार्डी की कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं डील करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। एक अदालत जब एक मामले के निपटारे के लिए अपने निर्णय या अंतरिम आदेश पर हस्ताक्षर करती है तो उसको क्या समझा जाएगा। तो जो 46 का आपका क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर होगा वो ए माना जाएगा। एक लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि दूर कर सकती है। इस प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन को दूर करने के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के संशोधन के लिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, यही बात बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 47 में बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सजा अपीली योग्य है। अब कौन सी ऐसी सजा है जिसमें कि अपील की जा सकती है। तो 47 का करेक्ट आंसर सी होगा। 4 महीने के कारावास की सजा के साथ एक सत्र न्यायालय द्वारा क्षुद्र मामलों में सजा के लिए अपील की जा सकती है, मीन्स की छोटे मामले में पेटी ऑफेंसेस की बात करा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। जो सत्र न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं साथियों, इनको नियुक्त करने का काम किसके द्वारा किया जाता है। तो इनको आप सभी लोगों को पता है, इनको नियुक्त करने का काम उच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है और सभी जजेस को मीन्स की उच्च न्यायालय के द्वारा ही लगभग नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये बात कहाँ पर बताई गई है। तो ये दोस्तों आपको 41 मीन्स की 49 के करेक्ट आंसर ए होगा। ए में बताया गया जो व्यक्ति अपने कब्जे के विधिपूर्ण कारण के साथ गृह भेदन में उपयोग किया जा सकने वाला उपकरण रखता है उसको उसी को नहीं किया जा सकता, मीन्स कि उसको किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे गलत निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया। आपको यही ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन निगेटिव वे में पूछ रहा है कि पॉजिटिव वे में पूछ रहा है। अगर निगेटिव वे में पूछ रहा है तो आपको निगेटिव के हिसाब से आंसर मार्क करना है, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव के हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है। तो ये वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर ए माना गया। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दोस्तों दे रहा है एक वारंट मामले का अर्थ क्या है। मीन्स कि अगर कोई किसी प्रकार का वारंट मामला है तो उसका अर्थ क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर डी होगा। एक ऐसा अपराध से संबंधित मामला जिसकी जो सजा होती है मौत होती है या आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के बारे में इसमें बात करती है 50 नंबर वाले में। 51 नंबर की हम बात करते हैं। 51 नंबर में कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार रख रखाव और वार्षिक वेतन या समय समय पर
अन्य रकम के मुकदमे के विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार ऐसे मूल्य को 1 वर्ष के लिए देय राशि से दावा की गई राशि का समझा जाएगा। तो इसको क्या समझा जाएगा, कितना गुना समझा जाएगा, तो 51 का जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा, 10 गुना यहाँ पे समझा जाएगा। कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। अब देखिए कोर्ट फीस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछने लगा। अब इसका सेशन भी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, आप चाहेंगे तो उसको भी वॉच कर सकते हैं। कोर्ट फीस एक्ट का भी मैंने MCQ लगभग 90 MCQ इसको भी मैंने लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के। कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 17 किससे संबंधित है, तो धारा ये 17 जो है इसका किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका ये बहुविध मुकदमे से मीन्स कि मिसलिनियस मुकदमे से ये संबंधित है। इनका धारा 17 ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, यहाँ पे दे रहा है कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 19 के तहत कौन सा छूट जो है प्राप्त दस्तावेज नहीं है, कौन सा दस्तावेज जो है कि छूट नहीं प्राप्त है, तो 53 के अंतर्गत जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अपील का ज्ञापन पत्र जो होता है इसमें किसी भी प्रकार का छूट के बारे में बात नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। कोर्ट फीस अधिनियम 1870 कब लागू किया गया था, तो ये जो कोर्ट फीस अधिनियम है 1870 इसको कब लागू किया गया था, तो 54 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल 1870 को इसको लागू कर दिया गया था। दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं ये आईपीसी से आपका मिलता जुलता है। आईपीसी के साल में इसको भी बनाया गया था। आईपीसी 1860 में बनाया गया था, 1862 में उसको लागू किया गया था और उसी के 8 साल बाद 1870 में क्या किया गया था, कोर्ट फीस एक्ट बनाया गया था। तो आप इससे कोरिलेट करके लर्न करके रख सकते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये किसका समकालीन है, तो ये आईपीसी का समकालीन है। कौन, ये कोर्ट फीस एक्ट। ये जो दोस्तों कोर्ट फीस एक्ट होता है सिर्फ हमारे कोर्ट पे ही नहीं लागू होता, ये अन्य जगहों पे भी लागू होता है। जब आप हमारे कोर्ट फीस एक्ट का वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें मैंने बताया है, सेवरल जगहों को बताया कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और किस किस स्टेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। प्रत्येक न्यायालय के एक विशिष्ट हिस्से के कौन से विभाग में सेवा और निष्पादन के लिए प्रभार्य प्रक्रिया फीस को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिखाना उजागर करना आवश्यक है, तो ये 55 का जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 21 के अंतर्गत ये बातें बताई गई है, उसी के बारे में ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे जहां फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन को स्वीकार किया जाता है और पुनः सुनवाई पर अदालत कानून में गलती के आधार पर अपने पहले निर्णय को उलटती है, तब आवेदन अदालत से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी होता है, जिसमें उससे आवेदन पर अदायगी की गई फीस वापस प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। तो ऐसे अदालत या अन्य आवेदन पर कोर्ट फीस अधिनियम नवंबर 1 नवंबर खंड बी या खंड डी की दूसरी अनुसूची के तहत देय फीस से अधिक होगी। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसका क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। इसका कलेक्टर के बारे में बताया गया कि कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बात कर रहा है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21 के तहत दिए गए किसी भी मुकदमे की राशि का निर्धारण अदालत को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा में निर्दिष्ट सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया। तो ये किसके द्वारा बताया गया है, तो जो 57 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सेक्शन नंबर 73 के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है और यही इसका रेलेवेंट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। यहाँ पे दिया है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है, तो ये जो विशिष्ट राहत अधिनियम की जो धारा है वो किससे संबंधित है, धारा 12। तो धारा 12 जो बात कर रहा है 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अनुबंध के हिस्से का विशिष्ट निष्पादन के लिए यहाँ पे बात बताई जा रही है और उसी से ये रिलेटेड होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं। निरसन के विषय में अदालत द्वारा निर्णय नहीं भी लिया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला होगा। जहां अभियोक्ता ने स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से उपबंध की पुष्टि की है, उसी से ये रिलेटेड है और उसी की बात ये कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जाती है, क्या लागू करने के लिए विशिष्ट राहत प्रदान की जाती है, तो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत नागरिक अधिकार को लागू करने के लिए विशिष्ट अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार है वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वो प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध विशेष रूप से परिवर्तनीय नहीं है? कौन सा ऐसा अनुबंध है जो कि विशेष रूप से परिवर्तनीय नहीं है? तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और इसमें बताया जा रहा है एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति के अनुसार अवधार्य है और व्यक्तिगत योग्यता पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। क्वेश्चन नंबर 63 में देखा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन है जो कि सही है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसको सही माना जाए। तो जो आपका 63 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। 64 में कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत संपत्ति का हस्तांतरण संपत्ति को अलग करने पर हस्तांतरण की शर्त पर होगा। जो 64 है इसका भी उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट माना है। किसके द्वारा? आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार के ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट नहीं माना गया और यहाँ पे भी उन्होंने स्टार लगा दिया। इसीलिए मैं इसका भी आंसर आपको अप्रोप्रिएट कोई आंसर नहीं बता सकता हूँ। जब मैं आपको आंसर की दूंगा तो वहाँ से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। कौन सी धारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 14, 16 और 17 में प्रतिबंधित अपवाद का निर्धारण करती है? तो जो 65 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 18 के अंतर्गत ये बात करती है। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जो 54 का है आपका 66 वाला क्वेश्चन, तो ये दोस्तों बिक्री से संबंधित है, मीन्स की सेल से संबंधित है और उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में कह रहा है ए भवन की भूमि का निश्चित भूभाग बी के पास गिरवी रखता है और उसके बाद भूमि पर एक घर का निर्माण करता है। अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से बी हकदार है। बी किस चीज़ के लिए हकदार होगा? तो दोस्तों जो 67 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। घर के साथ भूखंड भी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गिरवी रखी गई संपत्ति के बंधक मुक्ति के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है? तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे वो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं बताया गया आयोग के द्वारा। तो इसमें दोस्तों 4-5 क्वेश्चन को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है। अभी आपको और भी क्वेश्चन मिलेगा जिसको इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया है। तो जैसे इन्होंने कंसीडर नहीं किया तो हम कंसीडर हम भी नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 में बात कर रहा है ए एक पट्टा भी पट्टेदार को पट्टा पर दी गई संपत्ति को छोड़ने या खाली करने का नोटिस देता है। नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाती है और बी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है। ए फिर से बी की संपत्ति खाली करने के लिए दूसरा नोटिस देता है। उसके बाद क्या होता है? 69 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला नोटिस माफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये माना जाएगा कि जो पहला नोटिस था उसको माफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की कौन सी धारा सर्वाधिक दाताओं से संबंधित है? सर्वाधिक दाताओं से संबंधित 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। धारा 128 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 2C के अनुसार विनिमय बिल में शामिल है। तो 71 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। इसमें हुंडी और एक चेक भी शामिल किया गया था। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर कराया था उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान का एक केस था, उसी के अकॉर्डिंग हुंडी को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। परिसीमन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक बच्चा नाबालिग है जिसकी 72 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। माँ के गर्भ में है तो अगर उसको नाबालिग माना जाएगा। किसी भी एज का नहीं है, 15, 16, 18, 14 इससे बात नहीं। माँ के गर्भ में है तो उसको क्या माना जाएगा? तो एक बच्चा को नाबालिग है उसको माना जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या 18 वर्ष से कम आयु के बालक नाबालिग माना जाता है, लेकिन धारा 6 के स्पष्टीकरण के अनुसार अप्राप्त वय के अंतर्गत गर्भ शिशु अंतर्वलित है, अतः प्रश्न गलत है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये जो प्रश्न है ये भी गलत है। तो और इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर मार्क किया गया है वो डी वाला आंसर मार्क किया गया है आयोग के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। किस वाद के लिए सीमा अवधि की गणना करते समय वह दिन जब से ऐसी अवधि की गणना की जानी है इससे संबंधित है? तो दोस्तों 73 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का अगर कोई चीज़ है लिमिटेशन तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए
प्रतिवादी के अनुरोध पर उसके लिए उपभोक्ता द्वारा किए गए कार्य की कीमत के लिए जहां भुगतान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं किया गया तब वो परिसीमन की अवधि होगी। तो दोस्तों 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, वो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। एक मकान मालिक द्वारा एक किराएदार से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए समय सीमा है। अब यहाँ पे किस प्रकार का समय सीमा है, तो 75 का यहाँ पे डी वाला होगा। 12 वर्ष का यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, उसी लिमिटेशन पीरियड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की हम यहाँ पे बात करते हैं। हानि से नियंत्रण करने की सीमा कब से शुरू हो जाती है, तो 76 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। जब हानि शुरू होती है तभी से इसको मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकरण अधिनियम के सीमा से मुक्त रखा गया है। ए वाले में क्या बात कर रहा है, 77 का जो ए वाला है इसमें क्या बात कर रहा है, भू राजस्व की बंदोबस्त से जुड़ी किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया दस्तावेज और जो दस्तावेज बंदोबस्त के रिकॉर्ड का एक भाग है। बी वाले में क्या कर रहा है, समय के साथ परिवर्तनशील किसी भी विधि के अंतर्गत यह दस्तावेज जिसे पटवारी द्वारा किसी भी राजस्व तहसील कार्यालय में समय समय पर अद्यतन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो 77 का करेक्ट आंसर मार्क किया गया है आयोग के द्वारा वो डी किया गया। ए और बी की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 78 को हम देखते हैं। पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका पंजीकरण अनिवार्य है। 78 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ए होगा। गैर वसीयती प्रपत्र दस्तावेज जो किसी भी तरह के अधिकार, टाइटल या हित के निर्धारण, उद्घोषणा, विनिर्दिष्ट समानुदेशन, परिसीमन या विलोपन के बदले में किसी राशि का भुगतान उसकी रसीद प्राप्ति के द्वारा करता है। तो यही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का पंजीकरण वैकल्पिक है। कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसका पंजीकरण जो है वो वैकल्पिक है, आप चाहे तो करा सकते हैं चाहे तो नहीं करा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी है। सनद, इनाम, टाइटिल, विलेख और अन्य दस्तावेज जो सरकार द्वारा प्रतिभूति या भूमि के किसी भाग में आवंटन के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 79 का, तो दोस्तों 79 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। मीन्स कि ए और बी की बात कर रहा है। ए वाले में और बी वाले में क्या बात कर रहा है, ए वाले में कह रहा है देखिए प्रपत्र दस्तावेज जो किसी भी तरह का अधिकार, टाइटिल या हित, निर्णय, उद्घोषित, विनिर्दिष्ट, समानुदेशन, परिसीमन या विलोपन में बदलने की किसी राशि का भुगतान या उसकी रसीद प्राप्त करता है, ये वाले की बात कर रहा है। और यहाँ पे बी वाले में बात कर रहा है किसी भी अवधि के लिए तुरंत 1 वर्ष से अधिक के लिए अचल संपत्ति का पट्टा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर सी वाला यहाँ पे होगा, ये वाला इसका नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जहां छूट लागू नहीं होगा वहां दस्तावेज को इनके निष्पादन की तारीख से, यहाँ पे तारीख पूछ रहा है कि कौन सी तारीख होगी। 80 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी होगा। वो 4 महीने की बात कर रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पे तारीख के 4 महीने के भीतर 4 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 4 महीने यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। पराक्रम लिखित मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक प्रज्ञा पत्र विनिमय बिल या भारत में तैयार या आहरित किया गया चेक या जो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए होता है या उसके लिए आहरित किया जाता है वो क्या होगा। 81 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा। अंतरदेशीय लिखत उसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की हम बात करते हैं। यहाँ पे 82 में हम देखते हैं यदि समर्थक अपने नाम का हस्ताक्षर करता है और एक विशेष व्यक्ति को लिखत इंस्ट्रूमेंट में उल्लेख की गई विधि के अनुसार राशि भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है तो इस प्रकार की पुष्टि को कहा जाता है। तो इस प्रकार का अगर कोई पुष्टि होता है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों। इसका भी कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसीलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन को फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 वाले में क्या बात किया जा रहा है। प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल को जो मांग पर पुनर्निरीक्षण या प्रस्तुतिकरण का भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिस दिन भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन के बाद परिपक्व होता है। तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। वो 3वें के बारे में बात कर रहा है, उसके 3वें दिन मीन्स कि 3वें दिन परिपक्व हो गया हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में यहाँ बात कर रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अधिनियम धारा 26 के
के अनुसार प्रावधान है। अब कौन सा प्रावधान किया गया, तो 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सी होगा। स्वयं को छोड़कर सभी पक्षों को बाध्य करते हुए नाबालिग लिखित इंस्ट्रूमेंट का आहरण कर सकता है, उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं। एक प्रतिज्ञान पत्र को पराक्रम नहीं होता है, उसको पराक्रम मीन्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो 85 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी है, अस्वीकृति की सूचना आवश्यक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 100 किससे संबंधित है, तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ए है, वो विरोध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, जो उच्च न्यायालय की जजों की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों 62 वर्ष दिया है जो हाई कोर्ट का, और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होगा, हाई कोर्ट में 62 वर्ष हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला होगा, 62 वर्ष की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सबूत का अर्थ है, सबूत अब हम किसको कहते हैं, तो दोस्तों इसके भी ऑप्शन को उन्होंने मार्क नहीं किया, उसको भी आंसर को इन्होंने स्टार लगाकर छोड़ दिया है, इसीलिए मैं भी इसका कोई आंसर नहीं बताना यहाँ पे उचित समझता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। 12 महीने के अंदर एक ही प्रकार के अपराध के लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार एक साथ आरोपी बनाया जा सकता है। तो ये कब बनाया जा सकता है, जो 89 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो इसमें तीन अगर एक प्रकार का ऑफेंस किया है तो उसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। भारत में वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये जो वर्तमान ये करंट से पूछ लिया है, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट इस समय के लिए नहीं रह गया। जो उस समय बताया गया था तो शक्तिकांत शर्मा जी थे, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 9 सब क्लास 2 के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों से पहले किराया नियंत्रण आमतौर पर और प्रतिवादियों को उसकी उपस्थिति के लिए जारी समन के जवाबदेह में उसकी पहली उपस्थिति की तारीख से कितने दिनों के भीतर निष्कर्षण निकाला जाएगा, तो 91 का साथियों आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ये 6 महीने के अंतर्गत उनको निकाल कर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण मीन्स की छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अधिनियम 2011 के अनुसार अनुसूची 4 प्रदान करती है। इसमें 4 प्रकार के अनुसूची बताया गया। अब वो चारों अनुसूची को मैंने डील किया है अपने इसी सेशन में, आप उसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसका डी वाला करेक्ट आंसर मकान मालिक के अधिकार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 10 के अंतर्गत किराया नियंत्रण अधिनियम के पास किसके लिए कोई सख्ती नहीं है, किसके लिए कोई सख्ती नहीं है, तो 93 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, बिना लिखित आवेदन के स्थगन स्वीकार करने से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 की। यहाँ पे 94 में दे रहा है छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत किराया नियंत्रण के आदेश से अपील किसके साथ निहित है, तो इसका जो अपील होगा किसके साथ निहित है, तो दोस्तों बी के साथ, किराया नियंत्रण अधिकारी के साथ इसका जो होगा वही निहित माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 6 के अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में कुछ भी निश्चित अधिनियम के प्रावधानों को अप्रभावित नहीं करेगा। कौन सा अधिनियम बताई गई धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब फिर निगेटिव वे में कौन सा शामिल नहीं, तो 95 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ए वाला करेक्ट आंसर होगा। स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 7A के अंतर्गत राज्य सरकार को आबकारी राजस्व की कथित तौर पर या संदिग्ध चोरी के किसी भी मामले की जांच के लिए प्राधिकरण की स्थापना करने का अधिकार होगा। 96 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा, छापेमारी दस्ता के द्वारा ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 97 की हम यहाँ पे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार के अंतर्गत एक कार्यरत आबकारी अधिकारी पर हमला करना या उसके कार्य में बाधा डालना एक दंडनीय अपराध है। उसके लिए कितने वर्ष तक की कारावास और सजा दिया जा सकता है। 97 का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 वर्ष की सजा के बारे में यहाँ पे प्रोविजन डाला गया। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं। 98 में दे रहा है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 49 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अपीलीय 49 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित है, तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्व अधिकारी अधिनियम द्वारा निपटाने के लिए मामले को वापस करने की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच रहा है, इनको देख लीजिए। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत एक राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो राजस्व अधिकारी कौन होता है, पंचायत का जो सचिव होता है वही राजस्व अधिकारी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व के प्रावधानों के अंतर्गत जिस तिथि से आदेश पर आपत्ति की गई थी उसके
कितने दिनों के भीतर, समाप्ति के पश्चात कोई भी अपील नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका भी आंसर कोई मार्क नहीं किया गया, इसीलिए इसका आंसर मैं मार्क नहीं करूँगा। दोस्तों आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पे स्टार लगाया गया। देखिए जैसे यहाँ पे स्टार क्वेश्चन नंबर 20 में स्टार लगाया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में स्टार लगाया गया, क्वेश्चन नंबर 68 में स्टार लगाया गया, 88 में स्टार लगाया गया, क्वेश्चन नंबर 100 में स्टार लगाया गया और लिखा है लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न गलत माना गया। अगर प्रश्न गलत मान लिया जाता है किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग के द्वारा तो उसका भी आपको सभी को बराबर नंबर दिया जाता है। तो यही रहा दोस्तों इस सेशन में जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 2016 में जो भी पेपर कंडक्ट करवाया गया उस पेपर को मैं प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ में लेकर के आने वाला हूं बहुत ही जल्दी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।